नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9। शेयर बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का माहौल है। शेयर बाज़ार लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बाज़ार में अचानक थोड़ा तेज़ी आई है और ये तेज़ी आज मंगलवार को करीब 1000 अंकों के उछाल तक पहुंच गई। लेकिन ये तेज़ी कब तक टिकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शेयर बाज़ार की इन्हीं तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए हम मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से। ये दोनों लोग हमें बताएंगे शेयर बाज़ार में आखिर क्या कुछ चल रहा है। पहला सवाल मेरा संदीप जी आपसे है। आज बाज़ार में तेज़ी की क्या वजह रही? देखिए बीता हफ्ता जैसे आपने अभी मेंशन भी किया कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। खासकर आप पिछला हफ्ता देखिए 5.5% की गिरावट, चाहे आप सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करें, और ब्रॉडर मार्केट यानी कि जो छोटे मझोले शेयर हैं उनमें तो और भी ज़्यादा बुरी तरह से पिटाई देखने को मिली है। तो जिस तरह की गिरावट हमने पिछले हफ्ते या उससे पहले जो पूरा दौर चला है एफआईज की बिकवाली का उसमें देखी है, उसमें बाज़ार के जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। साथ ही अब ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि सेंटीमेंट कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि शायद मंदी का दौर खत्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज ही हमने देखा कि सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई जिसमें वो कह रहे थे कि एक समय जहां 98% लोग बुलिश थे यानी कि तेज़ी के मूड में थे, अब 92% लोग बेरिश मूड में हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग अब मंदी की बातचीत कर रहे हैं। तो मंदी की भी एक सीमा है कि कब तक लोग मंदी करते हुए दिखेंगे। तो ब्रोकर से मान रहे हैं कि अब यहाँ से मंदी की गुंजाइश यानी कि जो गिरावट की गुंजाइश है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है। दूसरी ओर आप देखें, सेंट्रल बैंक्स नो डाउट जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको काबू करने के लिए दरें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान है कि क्या रिसेशन तो नहीं आ जाएगा, क्या मंदी तो नहीं आ जाएगी। उसको देखते हुए अमेरिका में हमने बातचीत देखी कि गैस प्राइसेस को लेकर कुछ बातचीत होती दिखेगी। कल ईसीबी प्रेसिडेंट ने अपने जो बयान दिए उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि हम इस चीज़ को लेकर सावधान हैं कि हाँ, मंदी क्या गहरा तो नहीं जाएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए बाजार इस चीज़ को कहीं ना कहीं सेंस करने की कोशिश कर रहा है कि सेंट्रल बैंकर भी केवल महंगाई के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, उनका इस चीज़ को लेकर ध्यान भी है कि मंदी बहुत ज़्यादा या स्लो डाउन जो है वो बहुत ज़्यादा गहराता हुआ ना दिखे। तो कुल मिला के सारे फैक्टर्स एक तरह से इस और इशारा कर रहे हैं कि जो मंदी का माहौल है या जो मंदी आ सकती है उसका जो डर है वो कहीं ना कहीं बाजार फैक्टर इन कर चुका है, और अब जो वैल्यूएशंस हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि इन लेवल से धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। और वही आज कहीं ना कहीं मार्केट्स में होता हुआ दिखा। जैसे ही शुरुआत हुई तेज़ी की, आप देखिए जो मंदी वाले लोग हैं जो शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट कवरिंग भी आप देखिए काफ़ी तेज़ी से उभरती हुई दिखी, जिस वजह से आज आपने देखा कि सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिन के दौरान बनती हुई दिखी है। बिल्कुल। एक अगला सवाल जो है वो मेरा विपुल सर आपसे है। एफआईआईज़ की तरफ से लगातार जो बिकवाली देखने को मिल रही है, इसकी क्या वजह है और कब तक एफआईआईज़ बाज़ार में वापस लौटेंगे? देखिए, एफआईज की तरफ से जो बिकवाली की वजह है उसमें संदीप जी अभी जो जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण बात कही कि वैल्यूएशन बाज़ार की काफ़ी सस्ती हो गई है, बाज़ार ऊपर से काफ़ी हल्का होगा। तो जो बिकवाली शुरू हुई उसका प्रमुख कारण ये रहा कि बाज़ार में निचले स्तरों से जो तेज़ी देखने को मिली थी, जिसने कि हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग डीमैट खुलाने लगे और म्यूचुअल फंड का ही बड़ा निवेश मार्केट में आ रहा था। तो बाज़ार की वैल्यूएशन को लेकर तमाम एफआईज जो हैं वो थोड़े से अनकंफर्टेबल थे। दूसरा ये कि उनको एक मोटा मुनाफा मिल रहा था, तो वहाँ से ये बिकवाली की शुरुआत हुई। और उसके बाद हमने देखा कि ब्याज दरों में बदलाव का जो सिलसिला शुरू हुआ, और जब भी इस तरह के बदलाव होते हैं तो हम देखते हैं कि एफआईज अपना पोर्टफोलियो जो है वहाँ इमर्जिंग मार्केट में और ख़ास तौर से जो रिस्की मार्केट होते हैं वहाँ से अपना निवेश जो है का एक बड़ा हिस्सा वो निकालते हैं और ब्याज दरों में या बॉन्ड मार्केट में यहाँ पर वो निवेश करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहानी हुई कि चूँकि भारत जो है इमर्जिंग मार्केट में एक रिस्की मार्केट में आता है, और इस वजह से उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जिस फार्मूले पे काम करते हैं वो फार्मूला ये कहता है कि आप जब ब्याज दरें बढ़ रही हों तो अपना निवेश इमर्जिंग मार्केट से, रिस्की मार्केट से निकालिए और अपने निवेश को सुरक्षित जगहों पर लगाइए जहां पर आपको कोई भी रिस्क ना हो। तो इस वजह से भारत में एफआईज का निवेश की जो बिकवाली की जो ताकत थी वो और ज़्यादा के साथ हमने देखने को मिली। और अब अगर हम देखें तो जो पिटाई हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो शेयर्स है, खासतौर से छोटे मझोले शेयर में ज़्यादा पिटाई हुई है। 16-17% ऑल टाइम हाई से 60 निफ्टी और सेंसेक्स टूटे हैं, जबकि छोटे मझोले शेयर जो है वो 25%, 23% के आसपास के इंडेक्स जो है वो टूटते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब वैल्यूएशन आकर्षक है। आपने कहा क्या वापस लौटेंगे, तो चूंकि यहाँ पर एक खतरा खाली है कि जो अमेरिकी फेड के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो सिलसिला है वो अभी 1-2 साल तक
चल सकता है। तो ये इस वजह से हो सकता है एफआईज थोड़ा अभी और होल्ड करें, क्योंकि जब उनको ठीक ठाक रिटर्न वहाँ पे मिल रहे हैं तो फिर, या फिर अगर डॉलर इंडेक्स टूटता है तो हो सकता है भारत में निवेश की जो है तीव्रता एफआईज की तरफ से बढ़े। तो ये वो की ट्रिगर्स हैं जिसके लिए हमको थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वैल्यूएशन जब इतने आकर्षक हैं तो म्यूचुअल फंड की तरफ से जो लगातार खरीदारी हो रही है एफआईज भी उसको सपोर्ट करें, लेकिन अभी थोड़ा समय लग सकता है एफआईज के वापस लौटने में, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है और ये 1-1.5 साल तक चल सकता है। बिल्कुल। एक और बार संदीप जी के पास वापस लौटते हैं। अगला सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की जो तेज़ी है संदीप जी, ये कितनी टिकाऊ लग रही है? क्या ये जो तेज़ी है ये अगले कुछ दिन तक दिखाई देगी या बस हो गई, फुर हो गई? देखिए, जब आप तेज़ी की बात करते हैं या फिर खरीदारी की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे भारतीय बाज़ार 3 ऐसे बड़े मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर चलते हैं। पहला, जैसे विपुल जी कह रहे थे, एफआईएस की जो खरीदारी या बिकवाली का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, क्योंकि हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारा 85% इंपोर्ट कच्चे तेल का होता है, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कच्चे तेल की जो हमारी जो लागत है, जो फ्यूल कॉस्ट है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। और तीसरा, इन दोनों फैक्टर्स को आप मिला लीजिए, उसमें सेंटीमेंट का पार्ट आता है। तो अगर दोनों पहले वाले पार्ट से ही हो जाएंगे तो तीसरा पार्ट अपने आप सेंटीमेंट सुधर जाएगा। अभी हमारी जो एफआईएस 9 महीने से बेच रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। कच्चा तेल ऊपर है, ये हर कोई जानता है, वो कहीं ना कहीं बाजार फैक्टर इन कर चुका है। लेकिन ये जो पहले दोनों जो फैक्टर हैं, एफआईएस की बिकवाली और कच्चे तेल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ऊपर की ओर ही रुझान देखने को मिल रहा है, उससे सेंटीमेंट जो है बाजार का वो कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब है। आप देखिए, जब भी आज का दिन छोड़ दीजिए, जब भी बाजार में कोई भी उछाल आता है तो हर सेल ऑन राइस का जो माहौल है वो मार्केट में देखने को मिला। यानी कि आपको कोई भी उछाल, कोई भी तेज़ी मिले तो आपको बेच के जाना है, आपको मुनाफा वसूली करनी है। ये मार्केट में फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ही सही एफआईएस की बिकवाली अगर थम जाए, या जैसे विपुल जी कह रहे हैं अभी थोड़ा समय लग सकता है उनके लौटने में, भले उनका जो नंबर है बिकवाली का वो कम हो जाए, और उसके साथ साथ अगर कच्चा तेल नीचे आ जाए, $100 के आसपास भी आ जाए, तो हमारी इकॉनमी कहीं ना कहीं उसे झेल सकती है। अगर ये दोनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर, तो जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधरना हो जाएगा। आज की जो तेज़ी थी उसमें ज़्यादा फैक्टर इस चीज़ का था कि बिकवाली कम होती हुई दिख रही, जो बिकवाल है मार्केट से वो कहीं ना कहीं कम हो गए, जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से अगर ये दोनों फैक्टर रिजॉल्व हो जाते हैं या दोनों मिलकर काम करते हैं, सेंटीमेंट में अगर धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट में अगर सुधार होता है, तो फिर ये तेज़ी जो है वो लंबी चल सकती है। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल विपुल सर आपसे कि बाज़ार के जो नेगेटिव ट्रिगर्स हैं वो अभी क्या क्या हैं? नेगेटिव पॉजिटिव जो भी ट्रिगर हैं, अब देखिए 2-3 बड़े इवेंट हैं। अब एक तो ये देखना होगा कि जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि एशिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन अभी और बढ़ सकती है। रिसेशन को लेके अभी संदीप जी ने बात की कि इसको लेके चर्चाएं हैं, और वाकई में अगर एक बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट होता है और वो अमेरिका में कोई भारी मंदी आती है, तो उससे ये एक निगेटिव ट्रिगर हो सकता है। मॉनसून को लेकर अभी तक चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर मॉनसून का जो अनुमान है सामान्य रहने का, उसमें ज़रा भी परिवर्तन होता है, अगर मॉनसून उम्मीद से ख़राब रहता है या फिर कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, फसलें ख़राब होती हैं, तो फिर बाज़ार का सेंटिमेंट और बिगड़ सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाज़ार की अगली दिशा, बाज़ार के लिए बड़े ट्रिगर्स जो हैं जिस पर बाज़ार की नज़रें होंगी। अब सवाल ये उठता है कि लोगों को क्या करना चाहिए इस तरह के बाज़ार में। तो संदीप जी 80-90 पूरे 100 में, या हमारा जो कार्यक्रम स्टॉक सेंट्रल या फिर बाकी फॉर्मूला गुरु के अंदर हम तो तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और यही सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। उनका कहना ये है कि बाज़ार में अभी ये कहना कि एक खरीदारी का वक्त है, ये भी सही नहीं है, लेकिन पूरे पैसे ना लगाएं। अगर आपको निवेश करना है, 100 रुपये अगर आपके पास हैं, तो 20% जो है अभी आप निवेश कर सकते हैं। बाज़ार इन स्तरों पे काफ़ी पहले के मुकाबले सस्ता हुआ है, लेकिन अगर कुछ ऐसे ट्रिगर्स आते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, उसका असर अगर भारत पे पड़ता है, तो अगर बाज़ार और गिरता है तो फिर 25%, 30% लगाएं। 10 से 15% के आसपास की अभी भी लोगों को आशंका है कि शायद बाज़ार में गिरावट आ सकती है, लेकिन ये निवेश का सही मौका है। लंबी अवधि के लिए निवेश करें। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर जो सबसे पॉजिटिव ट्रिगर क्या होगा, रूस यूक्रेन को लेकर के अगर कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट किसी भी दिन आ गया, तो आप ये मान के चलिए कि फिर घरेलू खरीदार तो आएंगे ही आएंगे, विदेशी खरीदार भी आएंगे। तो ऐसे मौके पे कि जब बाज़ार तेज़ी से चलने लगे, तब आपको लगे कि आपकी गाड़ी छूट गई है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप निवेश करना चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विपुल जी आपका भी, संदीप जी आपका भी। तो ये तमाम चीज़ें जो शेयर बाज़ार से जुड़ी विपुल जी ने हमें बताई, संदीप जी ने हमें बताई, मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे बहुत ज्ञान मिला होगा, बहुत सारी आपके काम की, आपकी ज़रूरत की इसमें से बातें निकल कर आई होंगी। ऐसी ही काम की बातों के लिए, ज़रूरी बातों के लिए, महत्वपूर्ण बातों के लिए आप लोग देखते रहें
मनी 9। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हों वहाँ मनी 9 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।